पूजा सुबह काफी देर से उठती है और अपनी सास अनीता को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी, अब तक आप चाय नहीं लाई मेरे लिए। आपको पता है ना, इस समय तक मुझे चाय चाहिए होती है। अरे ओ माँ जी, कहाँ हो आप? आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? देखिए, मैं बुला रही हूँ तो खुद आ जाइए, वरना अगर मुझे आना पड़ा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा माँ जी। ओ माँ जी। अनीता काफी देर तक जब जवाब नहीं देती है तो पूजा खुद ही अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ अनीता बिस्तर पे सो रही थी, क्योंकि अनीता की तबीयत ठीक नहीं थी। अपनी सास को आराम से सोता हुआ देखकर, मैं इतनी देर से आपको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? अरे मेरी चाय कहाँ है? कब मिलेगी मुझे मेरी चाय? याद नहीं है क्या? सुबह बिस्तर पे ही मुझे मेरी चाय चाहिए होती है। बहू, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। कल रात में बुखार से तप रही थी और सो भी नहीं पाई। जब तक मेरा बुखार नहीं उतरा तब तक मेरी आंख ही नहीं लग पाई। बहू, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। अरे तो आपकी अगर तबीयत खराब है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपको सोचना चाहिए ना इस बारे में कि आपकी बहू को चाय चाहिए, तो कैसे भी पहले उसके लिए चाय बना दूं। अरे आप तो बहाने बनाने लग गई। चलिए, आपके ये बहानों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ और चाय बना कर लाओ। बहू, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा आराम करने दे, जैसे मुझे ठीक लगेगा ना, मैं काम करने आ जाऊंगी और तेरे लिए चाय भी बना दूंगी। बस बहू, मुझे थोड़ा भी आराम करने दे। अच्छा, तो अब मैं इस बात का इंतजार करूं कि कब आपकी तबीयत ठीक होगी और कब आप मेरे लिए चाय बना कर लाओगी। देखिए, मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब होती है, वो भी घर के काम करने में, अगर नहीं करना है काम तो निकल जाओ इस घर से। बहू, ये तू क्या बोल रही है? ये मेरा भी तो घर है। नहीं, ये घर मेरे पति का है, और अगर आप घर के काम भी नहीं कर सकती हो तो आपको इस घर में रखने का भी कोई फायदा नहीं है। आप अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। बहू, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम ही तो मेरा सहारा हो। अरे सहारा है तो क्या, आपको सहारा लेकर ही चलना है। खैर, आप ऐसे नहीं मानने वाली ना, इतनी आसानी से नहीं जाओगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको आपके नए घर छोड़ आती हूँ। अब आप वृद्धाश्रम में ही रहना, क्योंकि अब इस घर में आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाओगे तो मैं दूसरी नौकरानी रख लूंगी। पूजा बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ आती है। जब शाम को उसका बेटा मुकेश घर आता है तो उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है, तो वो पूजा से पूछता है, पूजा, माँ कहाँ है? जब से मैं आया हूँ दिखाई नहीं दे रही है कहाँ वो? अरे कहाँ होंगी आपकी माँ? अरे इस बुढ़ापे में मैं उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आई हूँ। इस उम्र में उन्हें वहीं रहना चाहिए, वो वहीं अच्छी लगेंगी। तुम पागल हो क्या? वो मेरी माँ है, तुम उनको वृद्धाश्रम में कैसे भेज सकती हो? तुम होती कौन है उनको भेजने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पूरा हक है मेरा। तुमने मुझसे अपनी पसंद से शादी की है, और अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम बाप नहीं बन सकते। मुकेश कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। अपनी माँ के घर से जाने के बाद मुकेश हमेशा परेशान ही रहा करता था। मुकेश को परेशान देखकर मुकेश की ऑफिस की एक कलीग सपना उससे कहती है, मुकेश, क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हो। देखो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें ऐसे परेशान देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें हल्का भी फील होगा। मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। वो कुछ भी कर रही है, उसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। वो मेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गई और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि करूँ क्या। तो तुम ना मुझसे शादी कर लो। ये तुम क्या बोल रही हो सपना? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम बस मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुकेश सपना के कहने के बाद उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद सपना को घर लेकर आता है। सपना अपने साथ अपनी सास को भी लेकर आ जाती है। अनीता को वापस घर में देखकर पूजा गुस्से से कहती है, अरे ये क्या है मुकेश, तुम फिर इन्हें घर उठा लाए? मैंने तुमसे कहा था ना, ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकती है, फिर क्यों तुम इन्हें यहाँ ले आए? इन्हें मुकेश नहीं बल्कि मैं इन्हें लेके आई हूँ। अच्छा, और तुम कौन हो? ये मेरा और मुकेश का घर का मामला है। यहाँ किसे रहना है किसे नहीं, ये सिर्फ मैं तय करती हूँ। मर्जी तो मेरी ही चलेगी, और चले भी क्यों ना, आखिर तुम्हारी सौतन जो हूँ।
और अब सौतन ही साथ सास को लेके आई है तो किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी। मुकेश, ये लड़की कौन है और क्या बकवास करे जा रही है ये? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलोगे? पहले तो इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकालो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं पसंद है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये तुम्हारी सौतन है, जितना हक ना तुम्हारा मुझ पर और मेरी माँ पर है ना, उतना ही हक अब इसका भी ना हम दोनों पर है। और यही नहीं, इस घर पर भी अब इसका भी हक बराबर है तुम्हारे। पूजा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपनी सौतन को अपने घर में देखकर। उस समय तो पूजा कुछ नहीं समझ पाती है, इसलिए वो चुप रह जाती है। लेकिन निकलते दिनों के साथ अपनी सौतन और सास और मुकेश तीनों को एक साथ खुश देखकर पूजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मन ही मन बहुत उदास हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं और जब पूजा वहाँ खाना खाने आ जाती है तो मुकेश कहता है, अरे अरे पूजा, तुम हमारे साथ खाना कैसे खा सकती हो? तुम्हें तो माँ के हाथ के बने हुए दम आलू बिल्कुल नहीं पसंद है, तो तुम कैसे खाओगी? क्या इसे माँ जी के हाथ के दम आलू नहीं पसंद? हाय, कितनी बुरी बात है। मुझे तो दम आलू बहुत पसंद है और माँ जी के हाथों में तो जादू है, कितना स्वाद बनाती हैं। तभी तो सपना बहू, मैंने तेरे लिए खास बनाया है, वो भी दम आलू। मुकेश ने मुझे बताया था तुझे दम आलू बहुत पसंद है और तू रोज ये खाती है, तभी मैंने तेरे लिए यही बनाया। और तेरी जैसी बहू पाना ना किस्मत की बात होती है। माँ जी, आपने कभी मुझे तो इतना प्यार नहीं दिखाया और जब से मेरी सौतन आपको घर वापस क्या लेकर आ गई, आप तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। अरे जैसी भी हूँ मैं, आखिर हूँ तो मैं आपकी ही बहू ना। बहू, तेरा सवाल ही तेरा जवाब है। तूने ये बात तब नहीं सोची जब तूने मुझे घर से निकाल लिया था। अब वैसे एक बात बता, तुझे दम आलू कब से पसंद आने लग गए? मुझे इतने भी बुरे नहीं लगते हैं, खा लूंगी अगर आप आज मुझे प्यार से खिलाओगे तो। फिर तो तुम भूखे ही रहो, क्योंकि माँ जी तो तुम्हारी सौतन यानी मुझे ज्यादा प्यार करती है, तो मुझे ही प्यार से खिलाएंगी ना। हाँ पूजा बहू, तुझे खाना है तो खा ले, मैं तो अपनी पूजा बहू को खिलाऊंगी बस। पूजा अब काफी परेशान होने लगती है क्योंकि अब पूजा की कोई सुनता ही नहीं था और ना ही उससे कोई बात करता था। दिन निकल रहे थे और ये सब पूजा को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद पूजा सबको एक साथ देखकर गुस्से में कहती है, ये क्या लगा रखा है मुकेश? तुम पहले मेरी सौतन लाए और फिर मेरी सौतन मेरी सास को भी ले आई। अब मुझे घर में कोई पूछ ही नहीं रहा है। तुम्हारी वजह से मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी में और कितने गम दोगे तुम? बस कर बहू, आज तूने ना हदें पार कर दी है। मेरे बेटे में कमी नहीं, लेकिन तेरे अंदर कमी है। तू माँ नहीं बन सकती, लेकिन मेरा बेटा बाप बन सकता है। मैंने अपने बेटे को मना किया था कि तुझे न बताए और तेरे को सदमा न लगे। और तुमने क्या किया? जिस माँ ने तुम्हारे बारे में इतना सोचा कि खुद के बेटे को गलत साबित कर दिया, और तुमने उसी माँ को घर से निकाल दिया। और एक बात और, सपना, मेरी शादी ना नाटक है। हमने माँ को घर वापस लाने के लिए नाटक किया था, समझी तुम? सच सामने आ जाता है, जिसके बाद पूजा को काफी पछतावा भी होता है। राहुल एक अमीर बिजनेसमैन था। राहुल अपने काम से बाहर गांव गया, जहां उसकी मुलाकात राधा से होती है। राधा को देखते ही वो मन ही मन में सोचता है, अरे यार, कितनी सुंदर लड़की है, काश मेरी इससे बात हो जाए। जी भाई साहब, क्या हम लोगों को गांव तक लिफ्ट दे दोगे? वो क्या है ना, हमारी सहेली की साइकिल खराब हो गई है। ठीक है, मैं भी गाँव ही जा रहा था। आइए, आप लोगों को छोड़ देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओ राधा, आजा, देख जुगाड़ हो गया। ये भाई साहब हमको गांव तक छोड़ देंगे। राधा, बहुत प्यारा नाम है आपका। वैसे कौन से गांव जाना है आप लोगों को? क्योंकि मैं तो प्रतापगढ़ जा रहा हूँ। हमको भी वहीं जाना है, वहीं हमारा गांव है। और भाई साहब, आपका फिर से शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अगर करना है तो भाई साहब बोलना बंद कीजिए, वरना कार अभी रोक दूंगा। राहुल की बात सुनकर राधा हंसने लगती है और कुछ देर बाद सभी गांव पहुंचते हैं। राधा एक गरीब किसान की बेटी थी, जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। राहुल अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है, कुछ दिनों पहले मैं काम के सिलसिले में गांव गया था ना, तो मुझे ना वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई और मैं शादी भी उससे करना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ माँ कि आप ना उसके घर जाओ और हमारी शादी की बात करो। ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला लड़का गांव की लड़की से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर राहुल की माँ हैरान थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद आखिरकार राहुल और राधा की शादी हो जाती है।
ऐसे ही एक दिन बेडरूम में बैठे हुए राहुल से राधा पूछती है। सुनिए जी, आप इतना महंगा कपड़ा क्यों पहनते हो? आपको अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है राधा, वो मुझे बचपन से ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक था और मैं पैसे भी लिमिट में खर्च करता हूँ कपड़ों पर। अच्छा, ये ब्रांड वाले कपड़े कहाँ मिलेंगे, मुझे भी बता दीजिए। मैं भी अपने लिए कुछ ब्रांडेड कपड़े ले आऊँ। मुझे भी ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे हम घर बैठे किसी भी ब्रांडेड मॉल से अच्छे कपड़े मंगवा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, घर बैठे ही हम ब्रांडेड कपड़े मंगवा सकते हैं। अरे वाह, मैं भी अब ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे आप सोचो मत, सीखो। देखो अभी अपने फोन से किसी भी मॉल से कपड़े मंगवा के दिखाता हूँ। राहुल ने राधा को फोन के थ्रू मॉल से कपड़े मंगवाना सिखा दिया। ऐसे सीखने सिखाने में कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राधा खुद से किसी मॉल से कपड़े मंगवाती है और जब कपड़े आते हैं तो खुद से कहती है, अरे वाह, क्या बात है राहुल जी, मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े लेकर आए हो आप। एक बार पहनकर देखो कैसा लगता है महंगा कपड़ा पहनने में। राधा कपड़े देख रही होती है कि तभी उसकी सहेली ज्योति का कॉल आता है और राधा कहती है, अरे ज्योति, कैसी है? पता है तुझे, आज मैंने एक मॉल से कपड़ा मंगवाया था। अरे बहुत महंगा कपड़ा है, एकदम ब्रांडेड है, जैसे मेरे पति पहनते हैं ना वैसा। अच्छा, मतलब अब तू ब्रांडेड कपड़े पहनेगी भाई साहब की तरह? तेरी सास कुछ नहीं कहेगी अगर तू पैंट शर्ट पहनेगी तो? हट पागल लड़की, ब्रांडेड कपड़ा मतलब बहुत महंगा होता है। और रही मेरे पति के जैसे कपड़े पहनने की, मुझे खुद पसंद नहीं है पैंट शर्ट पहनना। जब तू आएगी ना, मैं तुझे अपने महंगे कपड़े दिखाऊंगी। वैसे कब आएगी तू? बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। मैंने इसीलिए तुझे कॉल किया था, मगर तू तो अपने महंगे कपड़ों की बड़ाई करने लग गई। वैसे तेरे घर 2 महीने बाद आऊंगी। भाई साहब तो काम में बिजी होंगे ना। ज्योति का फोन है क्या? लाओ, मुझे भी बात करनी है। और क्या हाल है साली साहिबा जी, कब आ रही हो हमसे मिलने? आप तो खुद बिजी रहते हो भाई साहब, तो आप ही बताओ, मैं जब आपके शहर आऊंगी तो कौन मुझे शहर घुमाएगा? पहली बात ना, तुम ये भाई साहब बोलना बंद किया करो। अरे जीजा हो तुम्हारा, जीजा बोलो। और जीजा नहीं बोल पा रही हो तो राहुल बोलो। अरे ऐसे कैसे जीजा बोल दूं? पहली बार जब हम लोग मिले थे तब भी भाई साहब ही बोला था, पर अब भी बोलूंगी बस। राहुल और ज्योति बहुत मजाक करते हैं, लेकिन राधा अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। ऐसे ही राधा अब मॉल से हर तीसरे दिन महंगे कपड़े मंगवाती और पहना करती। कहीं भी जाती तो लोग उसके महंगे कपड़ों की सराहना भी करते। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन किचन में राधा को देखकर राहुल कहता है, क्या बात है राधा, तुम इतने महंगे कपड़े पहन के किचन में काम कर रही हो? अगर जरा भी कुछ लग गया ना साड़ी में तो ये महंगा कपड़ा ना सस्ता हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह मानो। अरे राहुल जी, अब आप सलाह मत दीजिए, आप बहुत सलाह देते हो। वैसे भी मेरे पास बहुत साड़ी हो गई हैं, इसीलिए पहन रही हूँ। वही तो कह रहा हूँ मैं भी, अगर तुम घर पे रहती हो तो इतनी महंगी साड़ी पहनने की क्या जरूरत है तुम्हें? वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही महंगी साड़ियाँ खरीदती हो सके ना तो कम कर दो। अरे हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी में जाना रहता है, तो आप क्या चाहते हैं मैं वही पुरानी साड़ियाँ पहन कर जाऊँ पार्टी में? ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। मैं भी तो वही कपड़े पहन के जाता हूँ पार्टी में, फिर तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता। आप लड़के हो, आपके ऊपर कोई भी गौर नहीं करता है। वैसे भी आपकी बीवी हूँ, इसीलिए मुझे हर पार्टी में कुछ अलग बनकर जाना पड़ता है आपकी इज्जत के लिए। राधा का ऐसा रवैया देखकर राहुल हैरान था। अब तक तो राधा को ऐसा कोई शौक नहीं था, लेकिन जब से महंगे कपड़ों का शौक हुआ है वो बिना वजह हर किसी को अपनी साड़ियों का प्राइस बताती और अपनी महंगी साड़ियों का घमंड करती। कुछ दिनों के बाद ज्योति उनके घर आती है और दोनों उसे घुमाते हैं। जब थक कर तीनों कैफे में बैठते हैं तभी वेटर राधा से टकराता है और राधा की साड़ी में कॉफी गिर जाती है। तभी राधा गुस्से में कहती है, अंधे हो क्या? अपनी आंखें कहीं छोड़कर आए हो या किसी को घूरते हुए चल रहे हो? मैडम 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 माफ कीजिएगा, गलती हो गई, अभी साफ कर देते हैं। आप टेंशन मत लो, अभी साफ हो जाएगा। तेरी औकात है क्या जो तू मेरी इतनी महंगी साड़ी को हाथ लगाएगा? तेरी जितनी पगार है ना, उससे भी महंगी साड़ी है ये। बड़ा आया साड़ी को हाथ लगाने वाला। अरे राधा रहने दे, क्यों बिना वजह डांट रही है उस बेचारे को? गलती हो गई होगी, अब ऐसे भी कोई जानबूझकर क्यों करेगा? अरे तुझे पता नहीं है, ये गरीब लोग ऐसा ही करते हैं। खुद की कोई औकात नहीं होती है इनकी,
तो हमारे जैसे अमीर लोगों के पास आकर कुछ ना कुछ खराब कर देते हैं। बस करो राधा, बहुत हो गया हंगामा तुम्हारा। वेटर, तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें बाद में बुलाते हैं। ऐसे कैसे जाएगा? मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब की है तूने, पूरा हर्जाना भर कर ही जाएगा, वरना मैं इसे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। अरे कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं ला के दूंगा तुम्हें नई साड़ी, अब जाने दो। राहुल की बात सुनकर राधा उस वेटर को जाने देती है, लेकिन राधा का ऐसा बर्ताव देखकर ज्योति और राहुल दोनों हैरान थे। कुछ देर बाद सभी घर लौटते हैं। राहुल और ज्योति दोनों मिलकर राधा को सुधारने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। राधा फिर से मॉल से कपड़े मंगवाती है। तभी वहाँ ज्योति आती है और कहती है, क्या बात है, फिर से कपड़े मंगवा रही है? वैसे तुझे क्या मिल जाता है ऐसे कपड़े पहनकर? तुझे कोई कपड़ों की समझ भी है क्या कि कौन सा कपड़ा है या कौन सा नहीं? ब्रांडेड कपड़ों में ना क्वालिटी नहीं देखते, समझी? और तू नहीं समझेगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैसे भी तेरे पास महंगे कपड़े है ही कहाँ जो तू समझेगी। माना मुझे कपड़ों की पहचान नहीं है, लेकिन लोग हमेशा मेरे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन कपड़े तो सब एक ही है, बस पैसों का फर्क है। मुझे सस्ती साड़ी पहनना ही पसंद है। जैसे मैं हूँ वैसे मेरी साड़ी होनी चाहिए, सस्ती और खूबसूरत। अरे छोड़ ना, बस मैं तो अब मेरी साड़ी का इंतजार कर रही हूँ। आज शाम तक तो आ ही जाएगी, फिर मैं उस साड़ी को पार्टी में पहनूंगी। दोनों बात करती हैं। तभी वहाँ राहुल दोनों को पार्टी के बारे में बताता है। राधा बहुत खुश हो जाती है, उसे अब महंगी साड़ी पहनने को मिलेगी। कुछ देर बाद मॉल से साड़ी आती है। राहुल साड़ी को बदलकर ज्योति को देता है। सभी तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं, लेकिन ज्योति नहीं थी। लोग जमकर राधा की साड़ी की तारीफ कर रहे थे। तभी वहां अचानक ज्योति भी राधा की जैसी साड़ी पहनकर आती है और राधा उसे देखकर कहती है, क्या बात है ज्योति, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतनी महंगी साड़ी पहन ली तूने? तेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है जो इतना महंगा कपड़ा पहन सके तू। अरे नहीं राधा, भले ही तेरी और मेरी साड़ी दिखने में एक जैसी हो, लेकिन मेरी सस्ती साड़ी है। देख, वो भी बिल्कुल तेरी महंगी साड़ी जैसी है। वैसे भी क्या फायदा इतनी महंगी साड़ी पहनकर जो 200 में हर नुक्कड़ पर मिल जाती हो। राधा को ज्योति की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसे एहसास भी हो जाता है कि सस्ती और महंगे हम बनाते हैं, कपड़े तो वही हैं। उस दिन के बाद से राधा अब कभी भी महंगे कपड़े नहीं पहनती, बल्कि वो महंगे दिखने वाली साड़ी खरीदती है। सरिता शुरू से ही बहुत मेहनती थी। वो कुछ ना कुछ काम करती ही रहती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरिता की बहू मानसी बहुत ही ज्यादा कामचोर थी। उससे एक भी काम नहीं होता था। एक बार सरिता की तबीयत बहुत खराब होती है, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही कोई काम करती है। शाम को जब सरिता थोड़ा बहुत ठीक महसूस करती है तो अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि घर पूरा बिखरा पड़ा है। ये देखकर सरिता अपनी बहू मानसी के कमरे में जाती है। बहू, ओ बहू, ये क्या है? एक दिन मेरी तबीयत खराब क्या हो गई और मैंने घर का कोई काम नहीं किया, तो क्या ये तेरा फर्ज नहीं बनता घर के काम करने का? घर ऐसे ही गंदा अच्छा लग रहा है क्या तुझे? माँ जी, आपकी तबीयत खराब थी तो मैंने आपको तंग नहीं किया कि क्या आप भी खराब हालत में काम करोगी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपके पास कोई तो काम होना चाहिए ना करने के लिए, वरना आपका मन भी कहाँ लगता है। इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बहू, तू तो बस बहाने ही बनाती रह। अरे इतना कामचोर होना भी ठीक नहीं होता है। लोग सही कहते हैं कि शायद मैंने ही तुझे अपने सर पर बिठा रखा है, तभी तो तू इतनी आलसी होती जा रही है। माँ जी, अब वो सब तो आप जानो, मैंने आपके लिए बस काम छोड़ दिया था और अब तो आप बिल्कुल ठीक लग रही हो। तो जाओ ना, अपने काम पर लग जाओ और जल्दी से सारा काम खत्म कर लो। हाँ हाँ, यही तो काम बचा है ना मेरा। पहले जब मैं बहू बनकर आई थी इस घर में तब भी मैं ही काम किया करती थी, और अब मेरी बहू आ गई है तो भी मुझे ही काम करना पड़ रहा है। अरे बहू, तेरी तो किस्मत खुल गई है जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। वहीं अगर तुझे कोई खड़ूस सास मिल गई होती ना, तब तो तेरा तबला बज गया होता। माँ जी, अब तो ये सब बदल नहीं सकता ना। अब तो आप ही मेरी सास हो, तो फालतू की बातें सोचकर क्यों परेशान हो रही हो?
खुद को भी परेशान कर रही हो और मुझे भी। आपको तो काम करना अच्छा लगता है ना, तो करो। बहू, मुझे काम करना नहीं बल्कि मेहनत करना अच्छा लगता है। और तू भी मेहनत किया कर। वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए, इसीलिए खुद को सक्षम बना कर रखना चाहिए। मेरा क्या पता मैं आज हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि मैं कल भी रहूंगी। और मेरे ना रहने पर तो सब तुझे ही करना है। माँ जी, अब ना आप मुझे ऐसे मत समझाओ। मुझे जब ठीक लगेगा मैं तब काम कर लूंगी। सरिता अपनी बहू को काम करने के लिए समझाती है, लेकिन मानसी उसकी एक भी बात नहीं मानती और वही करती जो उसे करना होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मानसी बहुत सारी शॉपिंग करके आती है और लाया हुआ सामान वहीं रखकर सोफे पर बैठ जाती है। जब सरिता इतना सारा सामान देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मानसी से कहती है, बहू, ये सब क्या है? वहाँ मेरा बेटा घिस घिस कर काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और एक तू है कि आराम से पैसे उड़ाए जा रही है। कुछ शर्म है या नहीं तेरे अंदर? माँ जी, शर्म है, तभी तो इतना कम सामान ही खरीदा है मैंने, वरना आप तो मुझे अच्छे से जानती ही हो कि मैं खर्चे में कभी भी कोई कमी नहीं रखती हूँ। और अब भी बहुत सारा सामान लेना रह गया है। हे भगवान, बहू, तुझे कब मेरी बात समझ आएगी? अरे पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि जब मन चाहा जितना मन चाहा उतने तोड़ लिए। पैसे कमाने पड़ते हैं, इसीलिए पैसे थोड़े संभाल कर खर्च किया कर। माँ जी, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैं अपने पति के ही पैसे खर्च कर रही हूँ, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अरे मुझे ललित जी ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा है, तो आप कौन होती हो कुछ कहने वाली? अरे यही तो दिक्कत है ना, तुझे ललित ने कभी कुछ समझाया और ना तेरी माँ ने। देख, पैसे हमेशा संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे पास है जरूरी नहीं कि वो कल को हमारे पास रहे। इसीलिए समझदारी पैसे बचाने में है, ना कि फिजूल खर्च में। अब बड़ा आप पैसों का ज्ञान दे रही हो। जब अपनी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मंगवाती हो, मेरे पति के पैसे उसमें उड़ाती हो, तब आपके मुंह से ये सब क्यों नहीं निकलता? तब क्यों नहीं सोचती हो आप? बहू, दवाई खाना मेरा कोई शौक नहीं है, मेरी जरूरत है, और मैं हमेशा जरूरत का सामान लेती हूँ। तो आपको कंजूसी करनी होगी, लेकिन मुझे तो नहीं करनी। मैं तो जैसे चाहती हूँ वैसे ही रहूंगी। आपको क्या? बहू, तू अपने हद में रहकर बात कर। मैं तेरी सास हूँ, ना कि तेरा पति या तेरी कोई दोस्त। जो जैसा मन चाहे वैसे ही बात कर लेगी तू मुझसे। मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर, वरना मुझे आता है तमीज सिखाना। मुझे तमीज सिखाने से पहले ना खुद तो ना कुछ सीख जाओ। अरे अपने बेटे की कमाई खा रही हो, अपने बेटे की बीवी पर ही रौब जमा रही हो। अगर मैंने ललित जी को बोला ना तो वो आपको घर से निकाल देंगे। ये मेरा घर है, ललित मेरा बेटा है, वो मुझे घर से कभी नहीं निकाल सकता। तू माँ बेटे के बीच में जहर मत घोल। मैं तेरे भले के लिए समझा रही हूँ, अब भी समय है, सुधर जा। ये घर भले ही आपका हो, लेकिन ललित मेरे पति हैं, और अब आपने मेरे पति की कमाई का 1 रुपया भी लिया ना तो मैं ललित को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मानसी की बात सरिता के दिमाग में घूमती रहती है और यही सब सोचकर अब सरिता अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करती और खुद का काम शुरू कर देती है, जिसमें सरिता अब टमाटर की चटनी बेचा करती। ये देखकर सरिता का बेटा ललित कहता है, माँ, ये सब क्या है? आप लोग बाहर जाके टमाटर की चटनी क्यों बेच रही हो? आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आपका बेटा अभी जिंदा है, तो आप लोग ये क्यों कर रही हो? बेटा, मुझे पता है तू अपनी माँ को ऐसे काम करते हुए देखकर खुश नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत की कमाई मिल रही है और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वैसे भी बेटा, मैं अपना खर्च खुद उठाना चाहती हूँ, कम से कम तब तक उठाना चाहती हूँ जब तक शरीर मेरा साथ दे। अपनी सास और पति को बातें करते हुए देखकर वहाँ मानसी आती है। वाह वाह, यहाँ आप अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। यही दिखाना चाहती हो ना आप कि कितना काम करती हो आप, और आपकी बहू बस घर में आराम करती है।
नहीं बहू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ललित को। बस करिए माँ जी, आपका ये घटिया चाल चलना बंद कर दीजिए। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, ऐसे खुद को गरीब दिखाना ताकि मेरा पति आप पर तरस खाकर कुछ पैसे दे दे, है ना? यही आपके दिमाग में चल रहा था ना? बस करो मानसी, बस करो। माँ कुछ कहती नहीं तो तुम क्या कुछ नहीं करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओ, समझी तुम? अब तक तुमने जो कुछ भी कहा सारी बातें मैंने मानी, अपनी सारी तनख्वाह लाके तुम्हारे हाथ में दी, लेकिन तुम फिर भी मेरी माँ को ताने दे रही हो। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? ललित के कहने से मानसी चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद मानसी अपनी सास को घर से निकाल देती है, लेकिन सरिता फिर भी हिम्मत नहीं हारती और अपनी टमाटर की चटनी बनाकर बेचने का काम जारी रखती है, जो काफी अच्छा भी चलने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ ललित का काम बंद होने की कगार पर आ गया था। कहीं से अब ललित के घर में पैसे नहीं आ रहे थे और एक बार तो ऐसा दिन आता है कि ललित के काम पर ताला लग जाता है। ललित काफी परेशान था। अपने पति को परेशान देखकर मानसी ललित से कहती है, क्या हुआ ललित? कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा काम बंद हो गया। तुमने माँ को धक्के मार के घर से निकाला था ना, तो देखो देखो तुम, माता लक्ष्मी भी हमसे रूठ के चली गई। ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में सड़क पे लोटा लेके तुम भीख मांगोगी। ललित की बात सुनकर मानसी को बहुत बुरा लगता है। दिन पे दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ये सब देखकर मानसी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी सास का पता लगाने लगती है। जब मानसी को पता चलता है कि उसकी सास कहाँ रह रही है, तो मानसी वहाँ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया, इसीलिए भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दो। मानसी अपनी सास से माफी मांगकर उसे घर लेकर जाती है और अब अपनी सास की मदद भी करती है टमाटर की चटनी बनाने में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।